हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस पेडागोजी सेशन में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स का यूज़ करना सीखा था कि कैसे हमें पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसी कड़ी में ये हमारी आज तीसरी वीडियो है। मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जैसा कि पिछली 2 वीडियोस इम्पोर्टेंट थीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति, हम बच्चों का मूल्यांकन क्यों करते हैं, इवैल्यूएशन क्यों करते हैं, उसका टारगेट क्या होता है, हमें वो बताना है। मतलब हमें पॉजिटिव पॉइंट इसमें ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को नामांकित करना। बिल्कुल गलत बात है कि भाई विद्यार्थियों को हम केवल ग्रेड देते हैं, नामांकित करते हैं कि ये पास है ये फेल है। ये लक्ष्य तो हमारा नहीं होता। बी, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। बिल्कुल गलत है। योग्यता आधारित में हमें विभाजित नहीं करना। मतलब योग्यता आधारित क्या हो गया, 80% से अबव वाले एक ग्रुप में रहेंगे, 60 to 80 एक ग्रुप में रहेंगे। ये तो निगेटिव चीज़ है, ठीक है ना। सी, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें बच्चों की आवश्यकताओं को, उनकी ज़रूरतों की पहचान करनी कि बच्चों को किस चीज़ में कमी है, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहा, किस चीज़ की उसे आवश्यकता है, वो हमें पता लगाना है। एंड डी ऑप्शन, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक। पुरस्कार भी आ गया, अंक भी आ गया, दोनों निगेटिव हैं। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम आकलन क्यों करते हैं, असेसमेंट क्यों करते हैं, हमारा एम क्या होता है, उसमें वो बताना है हमें। इसमें भी पॉजिटिव पॉइंट बताना है। ए, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। बिल्कुल गलत बात कि हम कोई विद्यार्थियों के लिए श्रेणी तो ना बनाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड की। बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट का हम आकलन कर रहे हैं, उसके बारे में बच्चों की स्पष्टता यानी कि क्लियरेंस को हमें पता लगाना है। बच्चों को कितना ये टॉपिक क्लियर हुआ, क्या क्या उसके मन में डाउट है, इसलिए हम आकलन करते हैं बच्चों का। एंड सी ऑप्शन, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना। गलत बात है, नामांकित नहीं करना। डी, रिपोर्ट कार्ड में अनुत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण लिखना। गलत बात है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सार्थक अधिगम, ऐसा अधिगम जिसका कोई अर्थ हो, मतलब पॉजिटिव ढूंढना है हमें इसमें। फर्स्ट है शारीरिक दंड, दंड तो हमें देना ही नहीं, गलत है। सेकंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। बिल्कुल ठीक बात है, सहयोग की बात हो रही है और अधिगम पर्यावरण भी है, लर्निंग एनवायरनमेंट भी है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये बात भी ठीक है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड फोर्थ, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तुलनात्मक मूल्यांकन हम नहीं करेंगे। तुलनात्मक मूल्यांकन क्या हो, बच्चों की तुलना करना एक दूसरे से, कंपैरिजन करना, वो हम नहीं करेंगे। तो कौन सा सही है, सेकंड ठीक है एंड थर्ड ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी को समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन सी टेट एग्जाम में बने हैं और कुछ कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन सी टेट में बनते हैं। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन सब समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं तो मतलब आप लोग सही लेवल पर चल रहे हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो मैंने फर्स्ट वीडियो में कही थी, आप अपना स्कोर चेक कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, कितना मैं स्कोर कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। अगर क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो उस वीडियो को फिर आप दोबारा से देखिए और कोशिश करें कि दोबारा वो क्वेश्चन अब आप ठीक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मूल्यांकन को क्या होना चाहिए, मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। गलत है, ये तो अलग गतिविधि नहीं होता, ये तो सीखने से संबंधित गतिविधि होता है, शिक्षण में ही सम्मिलित होता है। बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ये बात ठीक है, बिल्कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होता है मूल्यांकन, ये बात ठीक है। सी, केवल नंबरों, गलत है, केवल वर्ड आगे देखना ही नहीं आगे। डी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। केवल लिखित कार्य पर होने चाहिए क्या, गलत है। ये भी मूल्यांकन जरूरी नहीं कि केवल रिटर्न में हो, हम ओरल भी कर सकते हैं बच्चों का इवेल्यूशन। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। मूल्यांकन के कारण बताने हमें कि हम क्यों मूल्यांकन करते हैं, वो हमें इसमें बताना है। पढ़ते हैं। फर्स्ट है, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के रूप में अलग कर देना। अलग नहीं करना हमें कभी भी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। ये बात बिल्कुल ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करते हैं मूल्यांकन के बाद। थर्ड, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। ये बात भी ठीक है, हम बच्चों की प्रोग्रेस चेक करते हैं, बच्चों ने कितनी प्रोग्रेस करी। ठीक है। और एंड फोर्थ, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, हम एग्जाम के बाद पीटीएम भी अरेंज करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं को हम उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें। तो सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है एंड फोर्थ भी ठीक है। हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, देखो परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, मानकीकृत और अमानकीकृत। मानकीकृत मीन्स जिसमें कुछ मानक होते हैं, जिसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, एक लिमिट होती है। और अमानकीकृत जिसमें कोई भी मानक नहीं रहते, कोई भी नॉर्म्स नहीं रहते। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, सीटेट एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो सीटेट एक मानकीकृत परीक्षण होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक मानक है कि जिसके 90 मार्क्स आएंगे वो पास है और जिसके 90 मार्क्स नहीं है वो डिस्क्वालीफाई है। तो जिसमें मानक सेट होते हैं कि इतने से ऊपर पे पास है, तो वो क्या होगा? मानकीकृत परीक्षण। और जिसमें मानक सेट नहीं होते वो क्या होता है? अमानकीकृत। जैसे एक अमानकीकृत का भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हम बच्चों की रेस करवा रहे हैं, उसमें रेस में कोई मानक नहीं रहता कि इतने मिनट में पूरे करनी चाहिए। जो सबसे आगे हुआ वो विनर है, भले से उसने 5 मिनट लिए हो, 10 मिनट लिए हो। ठीक है, तो वो क्या हुआ? अमानकीकृत। तो हमारा क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, आलोचना बतानी है हमें, मतलब हमें निगेटिव पॉइंट बताना है इसका, मानकीकृत का। देखते हैं। ए है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। बी है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। सी, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। डी, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं इसमें कि समझने वाले ऑप्शन हैं, और ये समझना इसमें मुश्किल है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। समझते हैं, देखिए। फर्स्ट है, फिर से देखते हैं एक बार, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। ये बात तो ठीक है कि भाई मानकीकृत क्या होता है कि वो मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुख्य धारा की संस्कृति, जैसे सीटेट में 90 से ऊपर वाले पास हो रहे हैं तो वो केवल उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पक्षपाती हैं। ये बात तो ठीक है, हमें निगेटिव बताना है उसमें। बी, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ये बात भी होता है, भाई मानकीकृत होता है, कभी कभी भाषा समझनी मुश्किल हो जाती है। सी, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। और डी है, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। देखो आलोचना क्या होगी इसमें, बुराई क्या होगी इसमें? बुराई हमें साफ साफ दिख रही है कि क्या होगी? वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। हम मूल्यांकन करते क्यों हैं, परीक्षण करते क्यों हैं? जिससे हमें बच्चे का पता लगे, बच्चे की क्षमता की तस्वीर मिले हमें, बच्चे की एबिलिटी मिले हमें। और ये वो ही नहीं दे रहे हैं, स्पष्ट तस्वीर दे ही नहीं रहे, तो हमारे किस काम की? तो यही इसकी आलोचना होगी कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं, बाकी तीन ऑप्शन का ऐसा नहीं है कि हम उसके रिजल्ट पर जा रहे हैं कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा फर्क कर रहे हैं, लेकिन डी ऑप्शन में क्लियर पता लग रहा है कि ये जब बच्चे की तस्वीर ही नहीं दे रहे तो ये तो इसके लिए आलोचना है ना, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर रहे हैं। देखो तीन चीजें होती हैं, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के साथ मूल्यांकन यानी कि सीखने में मूल्यांकन भी बोल देते हैं, और सीखने का मूल्यांकन। सीखने के लिए मूल्यांकन जो करते हैं वो करते हैं बिफोर लर्निंग, सीखने से पहले। दूसरा सीखने के साथ साथ जो होता है वो करते हैं लर्निंग के साथ साथ, जैसे आपके FA1 FA2 होते हैं, मासिक परीक्षाएं होती हैं।
और सीखने का मूल्यांकन करते हैं हम सीखने के बाद, जब पूरा हो जाता है कोर्स, जब पूरी तरीके से हम सीख जाते हैं तब मूल्यांकन करते हैं। तो उसमें दो के बारे में बताना है, सीखने के लिए और सीखने का, दोनों का उपयोग किस चीज़ में कर रहा है टीचर, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। बात ठीक हो सकती है, क्यों? क्योंकि प्रगति यानी कि प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं। प्रोग्रेस किस में आता है? सीखने के लिए मूल्यांकन। और उपलब्धि क्या आ जाता है? सीखने का मूल्यांकन। दोनों चीजें आ रही हैं इसमें। बी ऑप्शन देखते हैं, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। देखो जब आप बी ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली ये पता लग जाएगा कि हम केवल बच्चों की जरूरतों को पहचान रहे हैं इसमें, बस बच्चों को क्या नीड है, यानी कि हम सिखाने से पहले कर रहे हैं मूल्यांकन। तो वो क्या होगा? वो तो केवल सीखने के लिए मूल्यांकन हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सीखने का मूल्यांकन है ही नहीं। सी, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को करने में। देखो इसमें भी केवल एक की बात हो रही है, अंतरालों पर प्रदर्शन का आकलन करने। इसमें केवल सीखने का मूल्यांकन की बात हो रही है, सीखने के लिए मूल्यांकन की कहीं भी बात इसमें नहीं हो रही, तो ये भी नहीं हो सकता। डी, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को बढ़ने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने। इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्रेस की निगरानी यानी कि प्रोग्रेस को देख रहे हैं और अंतराल को बढ़ने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित हम कब करते हैं? सिखाने से पहले करते हैं। प्रोग्रेस हम कब चेक करते हैं? सिखाने से पहले करते हैं, मतलब सीखने के साथ साथ भी करते हैं। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सीखने का मूल्यांकन यानी कि रिजल्ट की बात तो हो ही नहीं रही। रिजल्ट की बात किस में हो रही है? केवल ऑप्शन नंबर ए में। बच्चों की प्रगति, प्रगति हम कब चेक करते हैं? सीखने के लिए में। उपलब्धि क्या होती है? अचीवमेंट। अचीवमेंट कब मिलता है? सीखने के बाद, यानी कि सीखने का मूल्यांकन। दोनों चीजें हो रही हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक से संबंधित नहीं है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए, इसे भाषा के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये तो संबंधित है भाई, शिक्षा का अधिकार। जब आरटीए 2009 पढ़ेंगे, टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं आरटीए 2009, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सीखने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन दोनों जरूरी हैं, अनिवार्य है ये तो ये ऑप्शन तो हमारा ठीक है, संबंधित है। बी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का क्या मतलब है? जिसे अलग नहीं किया जा सकता, उसके साथ साथ चलता है ये भी बात ठीक है। सी, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में उपलब्धि क्या है बच्चों की, व्यापक मूल्यांकन में उपलब्धि चेक करते हैं, तो ये बात भी ठीक है। एंड डी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, हमें बच्चों को नामांकित तो करना ही नहीं, लेबल तो हमें देनी नहीं है बच्चों को। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे इसमें नहीं पूछा था, निगेटिव बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। देखो ग्रेडिंग, कोडिंग और अंकन। ग्रेडिंग आपको पता ही, जो ग्रेड दिए जाते हैं A+, B+। कोडिंग क्या होते हैं? जिसमें कोड दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 6। एंड अंकन यानी कि अंक देना। और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण है। किस चीज़ के उदाहरण है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। कक्षा में बच्चों की स्थिति निरूपण विधि। देखो कक्षा के बच्चों की स्थिति निरूपण तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक भाई। ग्रेड, अंक, कोड ये तो हम रिजल्ट में देते हैं, तो कक्षा की स्थिति से मतलब इसमें नहीं है। सी, आलेख पत्र यानी कि रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, एकेडमिक प्रोग्रेस को दर्शाने के लिए। और डी क्या है? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ये बात बिल्कुल ठीक है, गणन विधि है, गणना करने की विधि है, कैलकुलेशन करने की मेथड है ये, ग्रेडिंग, अंकन, कोडिंग और क्रेडिट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। सहायता बतानी क्यों करता है वो हमें बताना है इसमें। ऑप्शन ए, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए। देखो रिकॉर्ड रखना हमारा टारगेट नहीं होता कभी भी, हमारा टारगेट होता है बच्चा सीखे, बच्चे की प्रोग्रेस बढ़े। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है कि रिकॉर्ड रखना हमारा टारगेट है ही नहीं, तो सहायता क्यों करेगा वो। बी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ये बात बिल्कुल ठीक है कि शिक्षण अधिगम विधि कितनी प्रभावी रही
उस चीज़ का मूल्यांकन करने में, ये बात ठीक है। सी पढ़ते हैं, कक्षाओं में अधिगमकर्ता के क्षमता समूह निगेटिव होता है हमेशा, एबिलिटी ग्रुपिंग। डी, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, देखो उपलब्धि का आकलन करना है हमें, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन का गतिविधि की सूची से तो मतलब ही नहीं है भाई। अभी हम अगर सूची ही बनाएंगे, टेबल ही बनाएंगे, तो उपलब्धि कहाँ से मिल जाएगी उसमें, तो डी भी नहीं हो सकता। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। देखो यहाँ से भी पता लग रहा है, मूल्यांकन करने में, मूल्यांकन कब करते हैं, जब हमें कोई उपलब्धि मिलती है, अचीवमेंट मिलता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। किस चीज़ की योग्यता आकलन करते हैं, ये बताना है। सही उत्तर की पहचान करने में, ये बात ठीक है। बहुविकल्पीय कौन से होते हैं, एमसीक्यूज, जो हम इस टाइम कर रहे हैं, जो सीटेट में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वो किस चीज़ की योग्यता का आकलन करते हैं, सही उत्तर पहचानने में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4 उत्तर रहते हैं, हमें सही पहचानना है। बी, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण, स्मरण तो निगेटिव है, याद तो करना ही नहीं। सी, सही उत्तर का निर्माण करने, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन में कोई हम निर्माण थोड़ी ना करते हैं, हम तो केवल टिक लगाते हैं। और डी, सही उत्तर की व्याख्या भी हम नहीं करते। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या करते हैं, सही उत्तर की पहचान करने में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है, वो हमें बताना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड क्या नहीं है, वो इसमें हमें बताना है। पहला, सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा बोलते हैं एनुअल एग्जाम। क्या एनुअल एग्जाम फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ही चीज़ है, बिल्कुल गलत। यही इससे संबंधित नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा ए, क्योंकि सत्र परीक्षा तुम एसए को कहते हैं, समेटिव असेसमेंट। और हमें इसमें बताना रचनात्मक आकलन, तो ये इससे संबंधित नहीं है। जबकि प्रश्नोत्तरी बिल्कुल सही है कि प्रश्न हम पूछते हैं रचनात्मक आकलन में। दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट भी हम देते हैं, दत्त कार्य बोलते हैं असाइनमेंट भी हम देते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। और मौखिक प्रश्न ये भी हम करते हैं, केवल सत्र परीक्षा नहीं होती है, तो सत्र के लास्ट में होती है, सेशन के लास्ट में होती है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। शिक्षक केंद्रित जैसी कोई चीज़ नहीं होती, विद्यार्थी केंद्रित होता है। जो भी चीज़ होती हैं, मूल्यांकन हो, शिक्षण हो, अधिगम हो, कुछ भी हो, वो विद्यार्थी केंद्रित होगा। इसके अलावा कुछ देखना ही हमें नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। केवल हम कागज पेंसिल द्वारा आकलन कर रहे हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट ले रहे हैं केवल। तो देखना है और कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट, सकल आकलन को बढ़ावा देता है। बढ़ावा तो वो किसी चीज़ को नहीं देगा। केवल की बात हो रही है, जब केवल की बात आ रहे हैं तो केवल बढ़ावा देता है क्या, बिल्कुल गलत बात है। केवल तो खुद में ही लिमिटेड है। बी, आकलन को सीमित कर देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आकलन को सीमित कर रहा है, वो लिमिटेड कर रहा है वो, कि हम केवल इतना ही आकलन कर सकते हैं। भाई जब पेपर पेंसिल टेस्ट ले रहे हैं तो आप लिमिटेड क्वेश्चन तो ही दे सकते हैं ना, तो आकलन को सीमित करता है वो। ऑप्शन बी हमारा सही है। बाकी भी पढ़ कर देखते हैं। समग्र मूल्यांकन की सुविधा, बिल्कुल गलत बात है। पॉजिटिव तो दे ही नहीं रहा वो, क्योंकि केवल वर्ड तो निगेटिव होता है, हमें निगेटिव ही ढूंढना है। निगेटिव केस में सीमित वर्ड है। और डी क्या है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा, बिल्कुल गलत। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है। अधिगम युक्तियों के लिए आकलन करना है हमें, जो हमारे अधिगम लर्निंग, हमारा हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उस चीज़ का आकलन करना है हमें। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है, आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निष्कृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए होता है। बिल्कुल गलत बात। ठप्पा तो हमें लगाना ही नहीं, लेबल तो हमें लगाना ही नहीं बच्चों पर। बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन क्यों करते हैं, जिससे हम अलग अलग टीचिंग मैगजीम्स बना सकें, शिक्षण युक्तियां बना सकें। तो ये बात ठीक है। सी, अभिभावकों शिक्षार्थियों आदि को उपलब्धि के प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए, गलत है। केवल हमारे मतलब पेरेंट्स को फीडबैक देना तो हमारा टारगेट नहीं रहता केवल। और डी क्या है, आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ होना चाहिए आकलन। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। देखो अधिगम का आकलन
यानी कि सीखने का आकलन। सीखने का आकलन किसे कहते हैं? जो लास्ट में होता है, जो सीखने के बाद होता है। तो कौन सा इसे उजागर कर रहा है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का आकलन भी करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अवधारणात्मक समझ का आकलन भी करता है। अवधारणात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बच्चे ने कितना कॉन्सेप्ट समझा, और कॉन्सेप्ट कब समझेगा? जब वो सीख चुका होगा। ठीक है, तो सीखने के बाद हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़कर देखेंगे। बी है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके, तुलना नहीं करनी कभी भी, तुलना तो नेगेटिव वर्ड होता है। सी, शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर विधि आकलन करता है। पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी ना, पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग नहीं चलना हमें, केवल हमें तो बच्चों को एक्सप्लोर करवाना है। डी, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तुलना नेगेटिव वर्ड है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अधिगम का आकलन क्या है? उनके अवधारणात्मक समझ का आकलन करना, कॉन्सेप्ट के बारे में समझना उनके, कि बच्चे ने कितना कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? सीखने में जो रिक्तियां रह गई, यानी कि सीखने में जो कमी रह गई, उनके निदान, निदान मतलब होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स कमियों का पता लगाना कि क्या क्या कमी है बच्चों में। तो कमी का पता लगाने के बाद क्या होना चाहिए? हमें पता लग गई बच्चे ने क्यों नहीं सीखा, उसके बाद क्या होना चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन ए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, केवल रिवीजन करवा देना चाहिए ना। शिक्षार्थियों को उपलब्धि के बारे में बताना। सी है, समुचित उपचारात्मक कार्य। और डी है, सघन अभ्यास कार्य। यहाँ से नाम से क्लियर है, समुचित उपचारात्मक कार्य। जब भी निदान होगा, निदान के बाद हमेशा उपचार होगा, हमेशा। निदान मतलब होता है डायग्नोसिस, और उपचार मतलब होता है रेमेडियल, रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोसिस मीन्स होता है बीमारी का पता लगाना, कमी का पता लगाना, और उपचार मीन्स होता है उस कमी को दूर करना, उस बीमारी को दूर करना। तो निदान के बाद क्या होता है? उपचारात्मक कार्य, रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। प्रमुख उद्देश्य, मेन एम बताना है हमें क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। बी, सीखने में होने वाले कमियों का निदान और उपचार करना। ये बात बिल्कुल ठीक है। हम क्यों करते हैं मूल्यांकन? जिससे हमें सीखने में होने वाली कमियों का पता लगे, निदान कर सके और उपचार कर सकें, इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं। बी ऑप्शन हमारा ठीक है। सी देखते हैं, शिक्षार्थी को त्रुटियां निकालना, बच्चों की गलतियां निकालने का मूल्यांकन नहीं करते। शिक्षार्थी को उपलब्धियों को मापना, ये भी नहीं होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा? कमियों का पता लगाना और उन कमियों को दूर करना। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, मतलब एक टूर पर ले गई, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। वापस आने के बाद वो डिस्कशन कर रही है टूर के बारे में। यह किस ओर संकेत करता है? मतलब क्रिस्टीना क्या कर रही है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए, आकलन के लिए सीखना ना। आकलन के लिए सीखना तो हम नहीं कर रहे हैं, मतलब केवल एग्जाम के लिए हम सीख रहे हैं क्या? नहीं। आकलन का सीखना, आकलन का सीखना जैसी कोई चीज नहीं होती। हम एग्जाम को सीखते हैं क्या? असेसमेंट को सीखते हैं क्या? सीख कर असेसमेंट करते हैं। तो आकलन का सीखना जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सीखने का आकलन, ये बात ठीक है। और डी क्या है? सीखने के लिए आकलन, ये भी गलत है। सीखने के लिए आकलन तो हम तब करते हैं अगर टूर से पहले करते, सीखने से पहले करते। हम तो सीख चुके हैं, टूर पर जा चुके हैं, तो क्या होगा? सीखने का आकलन होगा। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 20। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन आ गया, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो सीखने से हम पहले करते हैं। बताना इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। देखो, सीखने से पहले की बात कर रहे हैं हम, और सीखने से पहले तो मोटिवेशन होता है, मोटिवेट हमें बच्चों को करना होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा ठीक है। बाकी भी देखते हैं। अलग करने और रैंक देने के लिए, रैंक देना निगेटिव है। सी, ग्रेड्स को पूरी तरह, ग्रेड, अंक, रैंक, ये सब निगेटिव है। डी, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है ना। विशिष्ट होता है और अपने आप में, विशिष्ट तो है, बिल्कुल ठीक है कि अपने आप में अलग है,
लेकिन अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सीखने के लिए आकलन क्यों करते हैं? बच्चों को क्यों पता लगाते हैं कि कितना सीख सकता है या क्या क्या हम सिखाएं? तो वो क्या करेगा? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, बच्चों में मोटिवेशन को बढ़ाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है। मतलब टीचर ने क्या करा? क्लास में जितना भी वर्क हुआ था उन्हें इकट्ठा करा, उनका वर्क पढ़ा और उसके बाद एक योजना बनाई और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूरा करने के लिए समायोजित करता है। और जो वो अगला पाठ पढ़ाने वाला है उसे क्या कर रहा है? वो समायोजित करने की कोशिश कर रहा है। समायोजित मीन्स जो पिछले पाठ में कमी रह गई उन्हें भी दूर करने की कोशिश कर रहा है वो। वह क्या कर रहा है वो हमें इसमें बताना है। देखो, सीखने का आकलन नहीं, नहीं सीखने का आकलन तो इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि अगले पार्ट के लिए योजना बना रहा है वो। अगले पार्ट के लिए योजना मतलब सीखने से पहले की योजना बना रहा है वो। तो सीखने का आकलन तो नहीं होगा इसमें। सीखने के रूप में आकलन ये भी नहीं होगा। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए आकलन। टीचर क्या कर रहा है कि अगले पार्ट वो कैसे पढ़ाए बच्चों को, यानी कि सीखने से पहले आकलन कर रहा है वो। तो क्या होगा? सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मूल्यांकन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, मूल्यांकन का फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए? ए, बच्चों में प्रतियोगिता को बढ़ाना। प्रतियोगिता नेगेटिव होता है हमेशा। अध्यापक का कार्य घटाना, बिल्कुल गलत बात है। टीचर का वर्कलोड कम कर दो, ये तो हमारा टारगेट कभी भी नहीं रहता। अधिगम को आगे बढ़ाना, ये बात ठीक हो सकती है। बच्चे का वर्गीकरण करना नेगेटिव है। बच्चे को क्लासीफाई भी हमें नहीं करना, अलग अलग वर्गों में नहीं बांटना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? अधिगम को आगे बढ़ाना, कि हमारी जो लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस है, वो किसी तरीके से आगे बढ़े। नेक्स्ट और आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियाँ वाले बच्चे हैं, मतलब आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उनका आकलन आप कैसे करेंगे वो हमें बताना है। ऑप्शन ए, समान अनुदेशन देंगे। अनुदेशन का मतलब सबको एक जैसा हम इंस्ट्रक्शंस देंगे और उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार नामित करेंगे। नामित करने जैसी चीज़ आगे निगेटिव है। बी, कार्य और परीक्षणों के एकमात्र सेट देंगे, एक समान सेट देंगे। गलत। कार्य और परीक्षणों के एक समान सेट हम कैसे दे सकते हैं? सपोज कोई बच्चा हमारे पास ऐसा है जो देख नहीं सकता, कोई ऐसा है जो सुन नहीं सकता, तो एक समान कैसे दे देंगे? अलग अलग शैलियों वाले बच्चे हैं। सी, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विविध शैलियों के बच्चे हैं तो विविध प्रकार के हम कार्य और परीक्षण देंगे। ऑप्शन सी हमारा सही है। और डी, परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, ये भी गलत है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास में हमने 23 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। संज्ञान क्लासेस की टीम कोशिश कर रही है कि आप लोगों के पास बेटर से बेटर स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया जा सके। उससे पहले मैं वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।